पाकिस्तान वाले मजाक बना रहे कि देखो मौत का नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर। वो डांस करके दिखा रहे कि देखो मौत का नंगा नाच भारत के चैनल्स पे दिखा रहे हैं। इनका नाम तो गोवर्धन है पर गोबर बोलते हैं लोग उसको। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पीएम कौन था उस समय, सरकार किसकी थी। मधुमक्खी है ना, मक्खा होता तो बैड बॉय बोल देते हैं। आपको लगता है कि युद्ध बहुत आसान है, भारत क्यों पीछे हट गया, अचानक क्यों बंद हो गया? लोगों को बड़ा, जो पबजी खेलने वाले को लग रहा था कि यहाँ हो ही जाए काम, आदत पबजी खेलने की है। ऐसे ऐसे प्यारे बच्चे हैं, आईपीएल का एक ओवर देखते थे फिर युद्ध देखते थे। इधर क्या हुआ युद्ध में, आईपीएल से देखो चलने वाली है, आईपीएल युद्ध, आईपीएल युद्ध। ऐसी जनता है, उन्हें युद्ध पबजी लग रहा है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और टीवी चैनल्स वाले वीडियो क्लिप दिखा दिखा के बता रहे हैं इस्लामाबाद भी हमारा हो गया, लाहौर भी हमारा हो गया, वाह। और कराची तो हो ही गया है, कराची का तो बहुत हमारा हो रहा है। और पाकिस्तान वाले मजाक बना रहे कि देखो मौत का नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर। वो डांस करके दिखा रहे कि देखो मौत का नंगा नाच भारत के चैनल्स पे दिखा रहे हैं। एक तो मीडिया इतना क्या बोले उसके लिए। युद्ध बहुत महंगा सौदा है, बेवकूफी युद्ध करना। 1955 में अमेरिका को बहुत धौंसा हुई एक बार। अमेरिका बहुत ताकतवर देश था भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में परमाणु बम उसने मारे थे जापान पे। दुनिया भर में धाक थी कि परमाणु बम वाला देश है। फिर यूएसएसआर ने बना ली तो धाक बराबर हो गई। अब अमेरिका को एक बार वियतनाम से दुश्मनी हो गई। वियतनाम के अंदर अमेरिकी समर्थक और यूएसएसआर समर्थकों में झड़प हो गई और ऐसा लगने लगा कि वियतनाम यूएसएसआर की लॉबी में जा सकता है। तो यूएसएसआर की लॉबी में ना जाए इसलिए अमेरिका ने हमला कर दिया उसके ऊपर। 1955 में हमला किया ये सोच के कि वियतनाम छोटा सा देश तो है। 1975 में अमेरिका हार के निकला वहां से। दुनिया का सबसे ताकतवर देश 20 साल तक वियतनाम से लड़ता रहा, अंत में हार के निकला। क्योंकि दुनिया कह रही है अमेरिका वियतनाम युद्ध, पर पर्दे के पीछे वियतनाम नहीं यूएसएसआर है। अब अमेरिका क्या करे? अमेरिका के 58-60 हजार सैनिक मरे उस युद्ध में। पूरे अमेरिका में विरोध हो गया सरकारों का कि इसलिए तो हमारे बच्चे नहीं है कि आप वहां जाके मरवाओगे उनको। भाई ये होती युद्धों की कीमत। रशिया को लगा कि यूक्रेन तो छोटा सा, पी जाऊंगा उसको 4-5 दिन में। 2022 की बात है ना, 2022 में फरवरी महीने में यूक्रेन पे चढ़ गया। अब इंटरेस्टिंग बात, मेरे एक रिश्तेदार, बहुत नजदीकी रिश्तेदार, यूक्रेन की राजधानी में रहते थे उस समय, कीव में। युद्ध हुआ तो बोले कि सच में हो रहा है कि मजाक चल रहा है। मैंने कहा भाई सच में रहा है, पुतिन का भरोसा नहीं। तो बोले हम निकल जाएं। मैंने निकल ही जाओ। तो थोड़ा उन्होंने देर की, कुछ लोग आ गए कुछ नहीं है। तो फिर भारत सरकार ने जब ऑपरेशन चलाया ना, फिर उसमें वो आए। तो मुझसे एक बार बात चल रही थी मजाक में कि सामान वामान तो कैसे ला पाएंगे। मैं कहा सामान मत लाइए, 1 आध महीने की बात है, वापस जाएंगे आप। बस ये कि आपके एड्रेस के अंत में यूक्रेन नहीं रशिया लिखा होगा, इतना ही अंतर है। बस की भी रहेगा, कॉलोनी वॉलोनी सब वही रहेगी, अंत में रशिया लिखा होगा, इतना ही अंतर है। 1 आध महीने की बात है, छुट्टी भारत में मना लीजिए, फिर अपने नए देश में चले जाना। मेरा अनुमान था 1 आध महीने में निपट जाएगा। भाई रूस के पास 5000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसके पास क्या, यूक्रेन के पास नाटो का मेंबर भी नहीं बन पाया था अब तक। तो मैंने भी अपनी कॉमन सेंस सोचा कि 1 महीना मैक्सिमम। 3.5 साल हो चुके हैं, युद्ध खत्म नहीं हो रहा। और लोग कह रहे हैं कुछ भी कहो, ज़ेलेंस्की में दम तो बहुत है, अकेला भिड़ गया है। यही है ना ज़ेलेंस्की, कि ज़ेलेंस्की में दम तो बहुत है, अकेला भिड़ गया ट्रंप के साथ, मानना पड़ेगा। अकेला नहीं है, उसको पता है कि मेरे पीछे पूरा यूरोप बैठा हुआ है। ये युद्ध रूस और यूक्रेन का नहीं है, रूस और नेटो का है। अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो रूस और यूरोप का युद्ध है, पूरा वेस्टर्न यूरोप। वरना 3.5 साल तक जितना खर्चा हुआ है, इतना खर्चा यूक्रेन सोच भी नहीं सकता करने का। तो जो युद्ध आपको दिखता है ना कि ये तो भारत पाकिस्तान युद्ध है, ऐसा नहीं होता है। भारत के पीछे कितने देश हैं, पाकिस्तान के पीछे कितने देश हैं, किस हद तक साथ में हैं। ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों किसी का ध्यान रखें। गोदाने को उपन्यास है हिंदी का, उसमें जो किसान है होरी, उसका बेटा है विद्रोही टाइप का। नाम तो गोवर्धन है पर गोबर बोलते हैं लोग उसको। नाम चलता है गोबर, वैसे गोवर्धन नाम है। तो बाप बेचारा बाप होता है, बाप कह रहे बेटा हम सब बिरादरी के चाकर हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। और बेटा क्या बोल रहा है, पैसा हो तो ना बिरादरी का काम है ना हुक्का पानी का। आप सबको सही लग रहा है ना, क्योंकि आप सब युवा लोग हैं ना, इसलिए। इंटरनेशनल रिलेशन से बिरादरी के बिना काम नहीं चलता है। पूरी बिरादरी बैठती है, खाप पंचायत बैठती है वैसे ही, और उन सबको सांस लेके चलना पड़ता है। अकेले इतनी ताकत हमारे पास नहीं है कि हम अमेरिका से, यूएसएसआर से भिड़ जाएंगे। आज नहीं भिड़ सकते।
इसलिए अब जमाना है प्रॉक्सी वॉर का, कि युद्ध ना करेंगे ना अनाउंस करेंगे, ऐसे काम करके आ जाएंगे। और पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट हो चुका ठीक ठाक। कहने वाले कहते हैं कि हम भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बलूचिस्तान में चीजें ऐसी नहीं हो जाती हैं, हमें नहीं पता, हम तो मानते हैं ऐसी हो जाती हैं क्योंकि वहां के लोग चाह रहे हैं आजाद होना। पर हमें पाकिस्तान के बारे में ठीक से पता है। 2008 में उन्होंने मुंबई में काम किया, 16 में उड़ी में किया और 2019 में पुलवामा में किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमको तुलना करनी हो, युद्ध की तुलना युद्ध से कीजिए, ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन से कीजिए। और ऑपरेशन को अब युद्ध में कन्वर्ट कर देंगे कि पीओ के लेके आ जाओ। लोग भी तो ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं ना कि पीओ के लेके आ जाओ। 2008 में मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पीएम कौन था उस समय, सरकार किसकी थी, ये केवल एक फैक्ट है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। 2008 में एक बड़ा हमला हुआ, लगभग 175 सिविलियंस की मौत हुई मुंबई के हमलों में। 167 केसेस भारत के थे, बाकी 8 उनके लोग थे जो आए थे मारने के लिए। एक बचा था जिसको हमने अरेस्ट कर लिया था, क्या नाम था उसका, हाँ अजमल का साहब, बाकी सब मरे थे। तो उनको हटा के 166 के आसपास भारत के लोग थे। बहुत बड़ी बात थी। कुछ अमेरिकी लोग भी थे, इजराइल के यहूदी लोग भी उसमें आते थे, दुनिया भर में न्यूज बनी। अब भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। भारत की सरकार ने जिम्मेदारी से काम लिया, प्रमाण इकट्ठे किए, डोजियर बनाया और वो डोजियर लेके दुनिया भर को दिखाया और इसको बोलते हैं कि हमने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, डिप्लोमेटिक तरीके से हमने जवाब दिया। अब दिक्कत यह है कि कोई मधुमक्खी है वो काटना चाह रही है और आप उसको ज्ञान दे रहे खड़े होकर कि देखो काटना अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है ना, नो बैड हैबिट्स, बैड गर्ल नो। अब मधुमक्खी है ना, मक्खा होता तो बैड बॉय बोल देते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो इससे तो बात नहीं बनती है। इस सामने वाला अगर समझने को तैयार ना हो तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो हमारी सरकार ने इस बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांति नहीं अब रण होगा, तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। तो जब आपको एक बार समझ में आ गया कि भैया काम नहीं बनता, इनको समझाने से बात नहीं बनती है, दुष्ट लोग हैं, बहुत सारे इनके गुट हैं, कोई जैश ए मोहम्मद है, कोई लश्कर तैयबा है, इस बार पता लगा कि नया आ गया, टीआरएफ आ गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट आ गया। बेरोजगार लोग हैं, पढ़ाई लिखाई उस देश में हो नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे ज्यादा लोग केवल मदरसे की शिक्षा ले रहे हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन है नहीं, रोजगार है नहीं, आटा खरीदने में जंग हो रही है देश के अंदर। बेरोजगार और अनपढ़ लोगों की फौज जहां भी इकट्ठी होगी वहां बहुत सारे लोग लड़ाकू बनेंगे, सीधी सी बात है। ये बात वहां के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी ये हुआ, कई देशों में ऐसा हुआ है। जहां जहां बहुत बड़ी लोगों की संख्या है, अनपढ़ लोग हैं, यह शिक्षा मिली है तो धार्मिक शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, रोजगार है नहीं, तो अंत में क्या होगा, यही सब होगा। फिर अफीम की खेती होगी, आतंकवाद होगा, वो भी एक तो बिजनेस ही तो है। जितना रिस्क उतना बेनिफिट, आतंकवादी बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा है तो बेनिफिट भी सबसे ज्यादा होता है, तो कई लोग इसमें उतर जाते हैं।